हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 6 और आज का हमारा मेन टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आज हमारे लिए स्पेशल है, मेरे लिए खास करके। रीजन उसके दो कारण है। एक तो ये है भी अच्छा टॉपिक, मतलब पढ़ने में पढ़ाने में थोड़ा मजा भी आता है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारा चैनल का 50th वीडियो होने वाला है। 50th मतलब 50वां वीडियो। तो ये सब अगर मुमकिन हुआ है, हम 50वें वीडियो तक पहुंचे हैं, तो आप सबके साथ के साथ। वरना ये हमें इम्पॉसिबल ही लग रहा था कि हाँ कभी किसी दिन यूट्यूब बनाएंगे, वीडियो डालेंगे। आज 50 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो इन सब में आपको ही पूरा का पूरा श्रेय जाता है। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ। बोहर्स एटॉमिक मॉडल मैं अपने भी नोट्स लाया हूं, पूरा एकदम बनाया है। 11-12 में जब मैं था तब मैंने बनाए थे अपने नोट्स, और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी यही नोट्स फॉलो करो। मेरे को मेरे सर ने बनवा के दिए थे, तो मैं आपको भी वही, मतलब खुद के और मेरे सर के नोट्स मिला के मैं आपको बनवा के दूंगा। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें। बस इतनी सी बात है। चलो शुरू करते हैं। बोहर्स मॉडल। तो सबसे पहले आता है कि बोहर्स मॉडल इज बेस्ड अपॉन टू थियरीज। पहली थियरी ये थी कि क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे, और एक था क्वांटम फिजिक्स। सर दोनों में फर्क क्या है? क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स यानी कि जो न्यूटन वाला एरा था, जिसमें न्यूटन ने बोला था कि हाँ कि अगर ये मार्कर को मैं उछालू तो गिरेगा, ये चीजें हमें दिखाई देती है, ये सब क्लासिकल लॉ जो आपने 10th में ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ा रहेगा, फ्री फॉल पढ़ा रहेगा कि हाँ ऊपर से अगर ऐसा छोड़ दिया तो क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? ये आइंस्टाइन वाला एरा। आइंस्टाइन वाला एरा क्यों? बिकॉज यहां पे आ जाते हैं तुम्हारे हम, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ऐसा जूम करके हम देखते हैं, एटम एटम की बात करते हैं। तो एटम में क्या चीजें हैं क्या नहीं, उसकी बात करते हैं। अब इधर जाने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि रुदरफोर्ड भाई साहब को कमियां क्या थी। वो उस कमियों को ठीक करने कौन आया था? बोहर आया था। सबको पता है वो कमियां क्या थी कि उसने ये बोला था कि हाँ इलेक्ट्रॉन गोल घूमते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल घूमते घूमते इधर आके गिर जाते हैं। मतलब वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर में क्यों ऐसा होता है, वो गिरता क्यों नहीं है। और दूसरी बात उसने नहीं बताई थी, मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था लाइन के बारे में, ऐसे छोटी 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 लाइंस के बारे में अगर याद हो। तो ये जो लाइंस है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। वो स्पेक्ट्रम आपने जानने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि न्यूटन का अगर याद हो आपको स्पेक्ट्रम, तो मतलब उसने किया था ना कि 7 कलर, मतलब व्हाइट लाइट को पास किया था, उसमें 7 कलर निकाला था। वैसे ही कुछ है इसमें, अभी देखते हैं हम, इसमें भी उसी की बात करेंगे, रेडिएशन वेडिएशन की बात करेंगे। तो वही आता है। ठीक है, इतनी चीज है कि स्पेक्ट्रल लाइन को प्रूव नहीं कर पाया था और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव नहीं कर पाया था। तो वो प्रूव करने कौन आ गए? हमारे बोहर भाई साहब। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो बोहर की कुछ बातें आपको जान लेनी है कि सबसे पहला तो कौन से ईयर में उसने सब दिया था? तो उसने दिया था 1913 में। 1913 में दिया था। दूसरी बात उसने क्या बोली थी कि मतलब उसके पोस्टुलेट्स क्या थे उसके थियरी के, ठीक है, तो वो भी देखेंगे धीरे धीरे। और जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं आगे। एक और चीज ने कहा थी कि दिस मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड
हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब इसका क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, इसका मतलब यह हुआ कि आपने हाइड्रोजन का एटम देखा रहेगा, तो ऐसे हम लिखते हैं, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन होता है 1, प्रोटॉन होता है 1, न्यूट्रॉन होता है 0, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसने जब ऐसा बताया था तो उसने ये कहा कि ये मॉडल सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन पे, और दूसरी चीज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब ये क्या होता है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ऐसी एटम्स, जैसे कि मान लो हीलियम उठाया मैंने, तो ये मॉडल हीलियम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, प्रोटॉन कितने होते हैं 2 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 2, तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये एप्लीकेबल किस पे होगा, He प्लस पे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, प्रोटॉन कितना 2, न्यूट्रॉन कितना 2। तो उसने ये कहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे लिथियम, लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 2 निकाल दो बन जाएगा Li+2। बेरिलियम, बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 निकाल दो 3 निकाल दो बन जाएगा Be+3। तो ऐसी स्पीशीज पे ही ये वैलिड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे ही वैलिड है। खाली बताने के लिए आपको बता रहा हूं, बाकी आपको ध्यान में तो ये रखना है कि हाँ सिर्फ ये किस पे वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे वैलिड है। चलो भैया अब थोड़ा शुरू करते हैं, पोस्टुलेट वोस्टुलेट की बात कर लेते हैं हम इसके, नोट कर लीजिएगा सब कुछ अच्छे से एकदम प्रॉपरली। आइए बनाते हैं, बनाते मतलब वही उसकी पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या कहता है हमसे ये, इसके पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट सबसे पहले क्या आते हैं, पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, पोस्टुलेट्स का मतलब कि उसके क्या बोलते हैं सहयोग में, उसके सहयोग में कौन सी बातें हैं, यानी कि उसके साथ कौन सी बातें की बात हो रही है। तो पोस्टुलेट में सबसे पहली बात यह आती है कि बोहर ने यह बोला था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो एक एटम के फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड वेलोसिटी से घूमता रहेगा। क्या बोला मैंने, उसने बोहर ने यह बोला था कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से r डिस्टेंस की दूरी और वहां पे एक फिक्स वेलोसिटी से गोल घूमता रहेगा। अब ये जहां पे गोल घूम रहा है, वो जो फिक्स्ड चीज है, उसको इसने नाम दिया था ऑर्बिट। क्या नाम दिया था, ऑर्बिट। तो उसने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक फिक्स्ड वेलोसिटी से एक फिक्स्ड रेडियस दूरी पे, न्यूक्लियस की दूरी पे अगर गोल घूम रहा है, और जहां पे वो गोल घूम रहा है तो गोल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो उसको उसने क्या बोला था, ऑर्बिट का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, ऑर्बिट। अब ऑर्बिट कौन से होते हैं, हम बचपन में पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, के होते हैं, एल होते हैं, एम होते हैं, एन होते हैं, इसी को उसने बोला था ऑर्बिट। यानी कि उसने बोला था कि हम ये पढ़ चुके हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं, शेल नंबर। कुछ याद आ रहा है, हाँ बस वही, उसी को उसने क्या नाम दिया था, ऑर्बिट नाम दिया था। जैसे उसने ये बोला कि हाँ भैया एक ऑर्बिट में गोल घूमता रहता है, तो यहां से कुछ बातें ना थोड़ी थोड़ी बिगड़ना शुरू हो गई, बिकॉज आगे हम बताएंगे विस्तार में। तो आप खाली इतना समझिए कि हाँ कुछ बातें बिगड़ना शुरू हो गई। ध्यान क्या रखना है, न्यूक्लियस से कुछ फिक्स डिस्टेंस पे और एक फिक्स वेलोसिटी के साथ एक सर्कुलर पाथ में गोल घूमता है, कौन, इलेक्ट्रॉन। और वो सर्कुलर पाथ का नाम क्या है, ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ, उसका नाम क्या है, ऑर्बिट। किसने बोला, ये बोहर ने बोला। किसने बोला, बोहर ने बोला। ध्यान से, ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, एकदम चौकी लाइन है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना। उसने बोला कि न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पे, at a fixed distance
from nucleus and at a fixed velocity from nucleus. An electron revolves in a circular path and that path he named as orbit of that electron. स्टेटमेंट लिखवा दिया है, अब पढ़ लेना यहां से, ऑर्बिट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बातें उसने कह के निकल गया। एक और बात क्या उसने बोली, उसने ये बोला कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैं पहले एक बार न्यूक्लियस बना लेता हूं। देखो कुछ बातें ना जैसे कि पूरी केमिस्ट्री है ना इमेजिनेशन पे चलती है कि हाँ होता है, बाकी एक्सपेरिमेंट लोग करके देते हैं लेकिन हमें इतना जानना नहीं रहता। ये आपने पढ़ा रहेगा, क्या होता है, शेल नंबर होते हैं अलग अलग। जैसे अगर इसको मैं नाम दे दूं, हो गया के एल एम, ऐसा सुना रहेगा आपने। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट शेल, इसको हम बोलते हैं सेकंड शेल, इसको हम बोलते हैं थर्ड शेल, और इसी को उसने नाम बोला था ऑर्बिट। इसी को क्या बोला था उसने, ऑर्बिट। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया उसकी पहली पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट यानी कि उसके जन्म क्या बोलते हैं संबंध में, उसके क्या बोलते हैं, अभी मैं वर्ड भूल गया, वो उसके सहायत में था ये। ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ। हाँ, तो ये उसने बोला था कि ऑर्बिट होते हैं। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है के में, ठीक है, अलग मार कर ली जाए, रुको एक सेकेंड। हाँ, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है के में। अब इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से सुनना, हेलो इधर इधर, हेलो इधर। इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, किधर जाना है, फर्स्ट से सेकंड में जाना है। तो जब उसको फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो उसको कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। कोई एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और वही एनर्जी हमने इसके 2 लेक्चर पहले कवर कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कुछ याद आ रहा है? बस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएम वेव्स उसको लेनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकता है। तो मान लो वो यहां पे पहुंच गया बबुआ, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। अब उसका उधर मन नहीं लग रहा, तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को वापस मेरे घर जाना है। उसका घर कौन सा है, के में। तो वो क्या करेगा, जब उसको एनर्जी ली तो यहां पहुंचा, अब वो उसको वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ सही सोच रहे हो, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, टू बी प्रिसाइज एमिट करेगा, और यहां पे टू बी प्रिसाइज एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी एमिट करेगा, और जैसे एमिट करेगा वो वापस अपने शेल में पहुंच जाएगा। ये उसकी दूसरी बात थी, दूसरा पोस्टुलेट था। उसके सहायक में दूसरा पोस्टुलेट था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर लोअर ऑर्बिट से, इसको लोअर ऑर्बिट बोलेंगे ना, लोअर क्यों, बिकॉज पहला है, तो लोअर ऑर्बिट से, ध्यान से देखना, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है, तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, यानी लेनी पड़ेगी अपनी अंदर। और अगर उसको हायर ऑर्बिट से लोअर में जाना है, हायर ऑर्बिट से लोअर में जाना है, तो उसको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, यानी निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से। ये थी उसके 2 बातें, ये थी उसकी 2 बातें। समझ में आया 2 बातें कौन सी थी? अभी तो बहुत आएगी, लेकिन ये 2 बातें आप पकड़ के चलो। सबसे पहली ये और दूसरी ये। चल नोट कर लो, इतना फटाफट एकदम बिना वक्त जाया करे। हा हा हा, कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। जिंदगी सवार दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार। अभी एकदम 0 से खट करके ऊपर जाएंगे, आराम आराम से, बस सुनते रहो।
तीसरी उसने ये बात बोली थी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, अब कौन सी फ्रीक्वेंसी सर, ये क्या नहीं आप बता रहे हो? देखो भैया, हमने बताया था कि अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन है और उसको अगर यहां पे जाना है इस शेल में, मान लो K में बैठा है, L में जाना है, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? एनर्जी लेनी पड़ेगी। किस फॉर्म में लेनी पड़ेगी? EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लेनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो K और L की जो एनर्जी होगी कितनी होती है सर? क्या है ये सब? आएगा आएगा धीरे धीरे। मान लो यहां पे एनर्जी E2 लग रही है और यहां पे एनर्जी E1 लग रही है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनकी एनर्जी का डिफरेंस बटे H होता है। H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, लास्ट लेक्चर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो उसने ये बोला था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एनर्जी का डिफरेंस यानी E2 माइनस E1 बटे H के बराबर होती है। किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये जो रेडिएशन आ रही है ना उसकी। सर E2 कितनी वैल्यू है, E1 कितनी है, सब बताएंगे, बस सुनते रहो, सब बताएंगे कहां कहां से आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो खाली कि हाँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है? E2 माइनस E1 बटे H। E2 किसकी एनर्जी है? L की, क्या मतलब हायर ऑर्बिट की, और E1 किसकी है? लोअर ऑर्बिट की। तो E2 लिख लेते हैं, एनर्जी इंग्लिश ध्यान से, एसोसिएटेड विथ हायर ऑर्बिट, और E1 क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विथ लोअर ऑर्बिट। ये इतनी बात है। और H क्या है वो भी लिख लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? H, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कि मैं ऐसे पढ़ाया जा रहा हूं? हाँ, दिख तो रहा है एकदम मस्त वाला, बढ़िया बढ़िया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट। हाँ, नोट कर लो इतना। ये था उसका तीसरी बात, ये थी उसकी तीसरी बात। तो क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। डेल्टा ई का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, वही तो है हायर माइनस लोअर। बस टेपो, इतनी बातें। टेपो मतलब समझो। हाँ, आप लिख भी सकते, लिखना भी है, सॉरी मैं भूल गया था। ही। लिखो लिखो लिखो, फटाफट फटाफट लिखो, एकदम तेज रफ्तार से बता दो जमाने को सच्चाई क्या है। जल्दी जल्दी लिखो, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई साहब मिट भी नहीं रहा, बोलो। अब चौथे पॉइंट पे जाने से पहले आपको एक दो बातें जाननी है। कौन सी बातें जाननी है सर, और कितनी जाननी है? देखो भैया, बोहर मॉडल है, जितना सिंपल हो सके उतना बता रहे, बाकी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब अपने सदवी का मतलब एकदम ये बोलते हैं ना, महारथी था। तो थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा। क्या बातें जाननी है सर हमें? तो बातें ये जाननी है कि मान लो जैसे कि कुछ मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो मोमेंटम होता क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का सिंबल P, मास का M, वेलोसिटी का V। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, अभी समझाएंगे। तो मोमेंटम यानी कि अगर मेरे को, अब इसको सिंपल भाषा में कैसे किसी को समझाएंगे? तो मान लो आपका कोई दोस्त है, क्या नाम है उसका, उसका नाम रख देते हैं सुनील। देखो सुनील, बबीता, ये सब है ना हमारे नीट बोर्ड में बहुत फेमस लोग, ये सब बहुत चलते हैं, कहीं पे भी आ जाते हैं। तो आपके दोस्त का नाम रख देते हैं राज, चलो राज नाम रखते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपके दोस्त राज को समझाना है कि हाँ भैया मोमेंटम क्या होता है, आपसे पूछ लिया, अरे बताओ ये मोमेंटम क्या है, तुम बहुत पढ़ते हो ना गुडविन ट्यूटोरियल से, तुम समझाओ हमको क्या होता है मोमेंटम। तो उसको क्या बोलोगे तुम? उसको तुम ये बोलोगे कि अच्छा रुक एक सेकेंड, बाजू में जाना, वहां पे नीचे एक पत्थर पड़ा रहेगा, पत्थर उठाना और फट करके उसके सर पे मारना। असली में नहीं करना, बता रहा हूं। जैसे ही मारोगे तो यहां पे आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया, पत्थर का कुछ तो मास होगा और उसको कोई तो वेलोसिटी से आपने फेंक के मारा, तो यहां पे मास इंटू वेलोसिटी आपने कर दिया, उसी को बोलते हैं मोमेंटम, उसी को बोलते हैं मोमेंटम।
अब वो मस्त सर पड़क के बैठा है, फिर अगले दिन वापस आए आपको परेशान करना क्या भैया ठीक है तुमने तो मेरे को मोमेंटम बता दिया, अब मेरे को बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब ये पूछ लिया, लेकिन उसको नहीं पता आप यहां से पढ़े हो, तो एंगुलर मोमेंटम आप क्या समझाओगे किसी को। अब बोलेगा वो ए भैया तो गुडविन से पढ़ता है ना, अब बता एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तूने तो मोमेंटम बता दिया था, मैं यहाँ पे पट्टी बांध के घूम रहा हूं, तू मेरे को अब एंगुलर मोमेंटम समझा। तो क्या करना, अच्छा ठहरिए, उसको ऐसा बोलना ठहरिए, रस्सी लेके आना, उस रस्सी में वही पत्थर को वापस बांधना और ऐसे गोल घुमा घुमा के फट करके मारना। क्या करना, रस्सी लेके आना, रस्सी में वही जो पत्थर मारा था पहले जिससे उसका खून निकला था, उस पत्थर को बांधना एक छोर पे, रस्सी के एक छोर पे, और फिर रस्सी को ऐसा गोल घुमाना घर करके और फिर फट करके मारना। तो यहां पे आपने क्या किया, पत्थर का मास लिया, फिर वेलोसिटी दी, और रस्सी थी तो कुछ तो डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा, गोल घुमाया मतलब सर्कल बना रहेगा। अब सर्कल बना है तो रेडियस रहेगा, तो जहां पे मास, रेडियस और वेलोसिटी गोल घुमा के फट करके मारना, ये तीनों चीजें मिल जाती है, मास इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी, MVR इसको हम आसानी से बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मास इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी। तो क्या होता है ये m इंटू आर इंटू वी, इसको हम लिखते हैं MVR। सर यही है, हाँ बस यही है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है ना, बिल्कुल है, लेकिन ये आसान भाषा में यही होता है, आप समझ लो, ठीक है। हाँ अब बताते इसका डेरिवेशन। तो मान लो ये सेंटर था और ये यहां पे गोला था, गोल घुमाओ, और यहां से इस डिस्टेंस r डिस्टेंस पे मान लेते हैं कोई तो एक आपने वो पत्थर बांधा हुआ है और वो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, वेलोसिटी v। अब सबको पता है कभी भी जो वेलोसिटी डिनोट करते हैं वो सर्कल की क्या होती है, टेंजेंट होती है। जैसे कि मान लो यहां पे अगर मैं बनाऊं तो वो क्या होगी, टेंजेंट होगी इस तरफ, अगर मैं यहां पे बनाऊं तो क्या होगा, टेंजेंट होगा। और आप सबने पढ़ा है कि अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल परपेंडिकुलर। सर आपके इतना कमजोर है गणित, गणित कमजोर नहीं, मेरे को वही मतलब इंग्लिश में कैसे फ्रेम करूं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर ये ऐसे, और ये सबका क्या है, r दूरी है, और ये क्या है, वेलोसिटी v, और यहां पे मास कितना है, m। ये एक ही चीज है जो गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो अगर मेरे को डिराइव करना है तो जो मोमेंटम आता है वो कितना आता है, एंगुलर मोमेंटम वो आता है। अब देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, और उसमें एक और टर्म क्या आ गया, r। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, r इंटू पी, r इंटू पी क्यों किया समझ में आया, बिकॉज मास इंटू वेलोसिटी पहले से मेरे को पता है क्या होता है, मोमेंटम, और r क्यों, बिकॉज वो रेडियस भी आ चुका है। अच्छा अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी के लिए आपको यह जानना है कि r इंटू पी को मैं ऐसा लिख सकता हूं r इंटू mv। मतलब क्या पढ़ोगे अभी मैं बता रहा हूं, वेक्टर नाम की एक चैप्टर आएगा, उसमें आप पढ़ोगे कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, मान लो a क्रॉस b हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ए बी साइन थीटा। इसको मैं कहीं साइड में लिख देता हूं, a इंटू बी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ए बी साइन थीटा, और मान लो a डॉट b हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। सर इन दोनों में फर्क क्या है, डॉट का मतलब ये होता है, क्रॉस का मतलब ये होता है, वेक्टर में अलग हो जाता है, ठीक है, वो हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। अभी के लिए आपको बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम वी साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे थीटा कितना है, 90, तो आर एम वी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू सर हमको पढ़ाई गई है 1 होती है, हाँ। तो यहां से कितना आ गया, आर एम वी इंटू 1, तो आर एम वी यानी कि एम वी आर, लो प्रूफ भी हो गया, समझे। बस ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी का एग्जांपल लेके, इसी का एग्जांपल लेके, एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल लेके हमारे बोहर भाई साहब ने ये पढ़ाया क्यों सर, पहली बात तो एटम पढ़ रहे, उसमें आप ये गोल घुमाओ पत्थर मारो ये सब क्या है, क्योंकि मैंने आते ही पहले दो चीजें लिखी थी कि बोहर मॉडल इज बेस्ड अपॉन टू थियरीज, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, और दूसरी बात कौन सी थी हमारी, क्वांटम फिजिक्स।
ठीक है, क्वांटम फिजिक्स यानी जिसमें एटम एटम की बात करते हैं। तो यहां पे उसने क्या खेल खेला सुनो, उसने क्लासिकल फिजिक्स उठाया पत्थर वाला और उसको लगा दिया एटम में। उसको कहां अप्लाई किया? एटम में। दोनों अलग अलग ब्रांच है फिजिक्स की, दोनों अलग अलग ब्रांच है फिजिक्स की। एक होता है न्यूटन, न्यूटन बोल रहा हूं मैं भी, एक होता है न्यूटोनियन फिजिक्स, यानी कि न्यूटन की जो फिजिक्स है, यही जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था। और एक होती है आइंस्टाइन की, जिसमें वो लोग ये बात करते हैं रिलेटिविटी की, मतलब यही सब एटम एटम, ये नील बोहर वाला। तो इन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों मतलब क्वांटम भी और फिजिकल क्लासिकल लॉ भी, क्वांटम भी और क्लासिकल लॉ भी। अब इस कॉन्सेप्ट को उसने अप्लाई किया वहां पे। तो उसने बोला कि जब मैंने पाया गया कि क्या पाया गया, जब मैंने देखा कि मेरा जो एंगुलर मोमेंटम था, अब सर उसमें एंगुलर मोमेंटम कहां आता है, हम बताते हैं। देखो अब मान लो यहीं पे मैं बता देता हूं, आप समझ जाओगे, एकदम खटाक से चमक जाएगा। सर्कल था ये, बरोबर, सर्कल का ये रेडियस था, यहां पे कुछ मास बंधा हुआ था और ये कुछ वेलोसिटी से घूम रहा था। सर्कल की जगह पे, सेंटर की जगह पे उसने बोला यहां पे रख दो, तुम क्या रख दो, न्यूक्लियस। चमक गया ना। उसने बोला यहां पे मास की जगह पे रख दो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास। और ये वेलोसिटी भी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। उसने ये तो बोला था कि एक फिक्स्ड दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से, एक फिक्स वेलोसिटी से गोल 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 घूमता रहता है, और उसी को उसने ऑर्बिट बोला था। हो गया ना प्रूफ कि हाँ भैया, न्यूक्लियस और उसकी जो दूरी है, और वहां पे वो फिक्स वेलोसिटी से गोल घूम रहा है, और दूरी भी कितनी है, फिक्स है, आर है। ये उसने अप्लाई कर दिया था। तो एंगुलर मोमेंटम बन गया ना यहां पे भी, रेडियस, मास, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ दैट शेल, आर एन, जिसको हम लिखते हैं यहां पे एन की वैल्यू क्या है, आर एन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। नहीं आया, नहीं आया। देखो क्या बोला मैंने, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, एमवीआर। बस इसी को उठा के इसने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया एटम में। तो उसने बोला कि एक एटम मानो, एटम का जो न्यूक्लियस है वो सर्कल मान लो, सर्कल का सेंटर मान लो, और जितनी दूरी पे वो गोल घूम रहा है उसको क्या मान लो, आर एन मान लो। आर एन मतलब रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है उसको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम दे दो। और मास तो हम सबको पता है, सबसे पहला क्लास इलेक्ट्रॉन का। तो आ गया क्या, एम वी आर। जब उसने फाइंड किया कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, तो उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल मिला। ध्यान से सुनना, समझना, उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल मिला। जैसे जैसे बताते हैं, तो जब उसने एम वी आर किया तो उसको मिला एक फिक्स्ड वैल्यू NH अपॉन 2 पाई, फिक्स्ड वैल्यू। कैसे फिक्स्ड वैल्यू, सबसे पहली बात तो H की वैल्यू फिक्स है, प्लैंक बोबोन दिया था। पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14। 2 की वैल्यू, सर 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू का उसको मल्टीपल मिला था, n टाइम्स मल्टीपल। यहां पे n की वैल्यू क्या क्या है, n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 डट 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 चलती जाएगी, ठीक है। यहां से दो बातें आती है कि एमवीआर या एंगुलर मोमेंटम जो भी होगा उस इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा इंटीग्रल या टू बी प्रिसाइज पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा, वेर n इज पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्लस। हम सबने नंबर लाइन पढ़ी है, यहां पे होता है 0, यहां पे होता है पॉजिटिव, यहां पे होता है नेगेटिव। तो किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव की बात हो रही है। 0 भी नहीं और ना ही नेगेटिव, किसकी, सिर्फ पॉजिटिव। इंटीग्रल क्या होता है सर, आपको दो चीजें पढ़ाई जाती है, एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्रैक्शन। तो इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5,
यहाँ पे 0, -1, -2, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, ये सब है इंटीजर। क्या है, इंटीजर। क्या है, इंटीजर। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये सब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, इसके लिए मैं नॉर्मल बता दे जा रहा हूं। पॉजिटिव और क्या, इंटीग्रल। और दूसरा होता है फ्रैक्शन की 1/2, 1/3, 1/4, ये होता है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो बोहर ने बोला कि n की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। देखो यहां पे लिखा भी है इंटीजर होगा। लेकिन इंटीजर भी कौन सा, इंटीजर में 3 प्रकार है, पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है। तो इंटीजर भी कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, ये वर्ड मेंशन नहीं है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप एकदम मार्क कर सकते हो। Where n is positive integral multiple, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, जीरो नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। गई इतनी बात दिमाग में, पक्का, चमका, बस इतनी बात है। फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आता है कि मान लो ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट, तो h/2π, ऑप्शन बी 3/4 h/π, फिर ऑप्शन सी 3h/2π, ये ऑप्शन दे दिए मान लो। और डी वाला सबका फेवरेट चहिता, कह नहीं सकते। तो इनमें से कौन सा गलत होगा, इनमें से गलत होगा बी वाला। रीजन, यहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1। यहां पे n की वैल्यू कितनी है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है h/2π, तो इसके कितना हो जाएगा n की वैल्यू 3। यहां पे जरा देखो, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि 3h/2π/2, देखो तो 3h, 2 2 जा 4π, तो यहां पे वैल्यू क्या आई n की 3/2। फ्रैक्शन आ गया जो नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, n = 1, n = 3 हो सकता है। ठीक है, ये उसने सारी बातें बताई। देखो कितना सही बंदा है ये, इतनी सब बातें बता के चला गया, देख रहे हो, समझे। हाँ, अब देखो आपको नोट क्या करना है, सभी करना है नोट, सब कुछ ही करना है, लेकिन शुरुआत यहां से करो, फिर यहां पे आओ। और फिर ये चाहिए तो ये लिख लेना सवाल। जल्दी जल्दी करो, फटाफट। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ रहा है ना, पक्का। देखो थोड़ा थोड़ा लगेगा, बिकॉज ये बोहर मॉडल रुदरफोर्ड से बहुत ज्यादा आगे था, बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा जोर पड़ रहा होगा। जाहिर सी बात है, पढ़ना भी चाहिए, और आसान चीजों को पढ़ने में मजा भी नहीं आता है कि नहीं। बस थोड़ा लगे रहो, सब आ जाएगा। तो यहां तक था। अब आपको मैं एक बात बतानी रह गई थी, कुछ इतनी खास नहीं। तो v = ΔE अपॉन h बताया था, यानी कि v = E2 - E1 अपॉन h। इसी को उसने बोला था बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या बोला था, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ये फॉर्मूला को, बस इतनी बात, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए बता दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। अब बात करते हैं, उसने जब ये सब बोल के निकल गया मतलब चला गया भाई साहब, तो इससे नतीजा क्या निकला। ऐसे कि मैं तो आपको बहुत कुछ बोल के चला जाऊं, तो इसके नतीजा क्या निकला, बहुत कुछ, मतलब ये सब जैसे कि अभी पढ़ाया, तो इतना सब बोल दिया, इसका नतीजा क्या है, नतीजा ये है आपको एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। जैसे आप वो वर्ड लिख के आओगे ना, देखो आज के आप नोट दोगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी। सबसे पहला तो वो बेस्ड अपॉन 2 थियरीज, क्लासिकल और कौन सा था दूसरा हमारा, क्वांटम। और दूसरी बात जो निकली आज वो ये थी पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। ध्यान रखना, नींद में भी कोई उठा के बोले ना तो याद रहना चाहिए, हाँ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन नहीं चलेगा। लेकिन इंटीजर भी कौन सा, सिर्फ पॉजिटिव। इंटीजर भी कौन सा, सिर्फ पॉजिटिव। सच बता रहा हूं, ये सवाल आ जाता है आपको, सवाल में पता है ये दे देगा ऑप्शन ए बी सी डी, कॉमन सेंस रहेगा तो ठीक है, बच्चे निकाल लेंगे, वरना पता है यहां पे देखो ऐसा -2h अपॉन
2 पाई, फिर माइनस 3h अपॉन 4 पाई, नहीं यहां पे भी 2 पाई देते हैं, फिर आ जाएगा तुम्हारा 2h अपॉन 2 पाई, और यहां पे आ जाएगा 3h अपॉन 4 पाई। बताओ इनमें से कौन सा राइट है? सिर्फ एक ही राइट है। अब ये अगर जिनको पता है उनको पता है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में पता है, आपके टेक्स्ट बुक में साफ लिखा हुआ इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल, कहीं पे पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। तो जो लोग सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ते रहेंगे ना, उनको सिर्फ इतना पता होगा कि हाँ ये भी तो इंटीग्रल है, ये भी टिक मार्क है, ये भी टिक मार्क है, सभी आंसर तुम्हें लग रहा है राइट। सर ऑप्शन गलत है, हाँ, लेकिन आपको पता है ना अंदर की बात, सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, यहां पे फ्रैक्शन है, समझे? ये रीजन है। ध्यान से पढ़ोगे ना तो भैया ध्यान से नंबर भी आएंगे। वो टीचर है ना, आपको वर्ड सुन के मतलब वर्ड पढ़ेगा कि हाँ इस बंदे ने क्या वर्ड यूज किया है। मान लो आपका आंसर था और आप लिख के आए कि इट इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, और ये पहले लाइन में आप लिख के आए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि आप चलाने वाले आदमी हो, ठीक है। तो आप खटाक से मतलब वो फिर आपको 5 नंबर करेगा, पूरे 5 नंबर दे देगा आपकी मुट्ठी में। वो एक वर्ड बहुत मायने करता है। मैं अपने क्लास में भी यही बोलता हूं हमेशा, ये कुछ चीजें होती है, सिर्फ कुछ चीजें जो डिसाइड करती है आपका आंसर को 5 नंबर देना है कि 1 नंबर देना है, सिर्फ कुछ चीजें। और वो ही यहां पे आज कुछ चीजें पढ़ाई जा रही है आपको। यहां पे एक बार बैठ के ध्यान से पढ़ोगे ना, 1 गो में कंप्लीट करना हो सके तो एकदम चमक जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से रिजल्ट क्या हुआ तो इसकी समरी कर लेते हैं। रिजल्ट ऑफ बोहर्स मॉडल। सबसे पहला रिजल्ट तो यही आया था कि जो बोहर मॉडल है उसमें उसने आपको पता है ऑर्बिट दिया था, ऑर्बिट यानी कि KLMN, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, राइट। और यही था हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। इसी को आगे चल के लोगों ने बोलना चालू कर दिया, या फिर मतलब डिस्कवरी हुई तो मालूम पड़ा, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर ये क्या होता है? अब तो हमने सुना ही नहीं है, नहीं सुना तभी तो सुनोगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो n है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसमें आगे के बहुत लेक्चर आएंगे, बहुत मतलब 2-3 लेक्चर आएंगे कि हाँ ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। 4 प्रकार क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहला होता है n, फिर आता है l, फिर आता है आपका m, फिर आता है s। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो आपको एकदम विस्तार में घुसाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान में रखो कि हाँ उसको क्या बोलते हैं, n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो आगे बात करते हैं। ये तो उसने पहली बात बता दी। दूसरी क्या इससे बात निकली? दूसरे उसने ये बात निकाली कि जो रेडियस होता है दूसरे शेल का, कि मान लो मेरे को निकालना है रेडियस, निकालना है Rn का। किसका निकालना है? Rn का। तो वो होता है R1 का, रुको, उसने दूसरी बात, हाँ ये तो बात ठीक है, मालूम पड़ गया। जो दूसरी बात होती है उसने ये बोला कि जो रेडियस होता है NH शेल का, जो रेडियस होता है NH शेल का वो होता है n² टाइम्स A0। सर ये क्या है? अभी A0 कहां से आ गया? तो A0 की एक फिक्स वैल्यू उसने दी थी, उसने बोला A0 इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। कितना होता है? 52.9 पिकोमीटर। अब आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि 52.9 पिकोमीटर वैल्यू होती है किसकी? A0 की। और Rn का अगर मेरे को निकालना है तो क्या हो जाएगा? n² A0। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है सेकंड का, सेकंड शेल का, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 52.9। तो यहां से कितना आ जाएगा? 4 इंटू 52.9। तो आंसर कितना बनेगा? 4 9 जा 36, 4 3 जा 4 2 जा 12, 13 14 15, 5 1 4 5 जा 20 21। तो ये आ गया आंसर किसका? R2 का। सर ये सब तो आपने राम कथा सुना दी, ये R क्या है? ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा ना? नहीं आना चाहिए अगर नहीं आ रहा तो। ये सेंटर है, तो उसने बोला अगर मान लो ये है R1 और उसने बोला मान लो ये है R2, तो ये जो दूरी है
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सेकेंड शेल। ध्यान से, रेडियस ऑफ सेकेंड शेल या स्लैश ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड शेल या ऑर्बिट कितना है, 215.6 पिकोमीटर। वैसे ही अगर 1 का निकालना है तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता रहेगा, R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर इंटू 52.9, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो उतना ही आंसर आएगा 52.9 पिकोमीटर R1 की वैल्यू। तो ये आ गई किसकी, R1 की वैल्यू। अब इसका मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल स्लैश ऑर्बिट, ठीक है, ये उसने वैल्यू दी थी। आगे आगे उसने और भी बहुत सारी चीजें दी थी, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, खत्म ही कर लेते। चलो 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 चलो, लिखो फटाफट, इतना लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनते रहो। हाँ, उसने फिर एक और दिया था कि अगर जैसे कि हमने देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बात की थी, एनर्जी की, कि उसको कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी तब वो आगे वाले शेल में जाएगा, कुछ एनर्जी लूज करनी पड़ेगी तब वो वापस आएगा। तो उसने एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया था। उसने बोला था कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट जो होती है वो होती है माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, -RH1/n²। यहां पे n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, ये सारी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, तो सर यहां पे भी ये RH क्या है, तो भैया RH होता है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है फिक्स, वो हम बताएंगे क्या होती है, कितनी होती है, अभी के लिए आपको इतनी जाननी है। जब उसने RH की वैल्यू पुट की तो उसको जो E1 की वैल्यू आई, कितनी, E1 की वैल्यू, तो उसको E1 की वैल्यू दिखाई दी कुछ -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, मेरे ख्याल से इतनी थी, हाँ इतनी E1 की। अब यहां से आप एक और बात निकाल सकते हो कि E1 है, E1 मतलब फर्स्ट जो ऑर्बिट रहेगा उसकी एनर्जी। अब फर्स्ट ऑर्बिट का n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो यहां पे n की वैल्यू 1 रखो। जैसे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, ये तो पूरा 1 ही हो गया। यहां पे RH, तो भैया यहां से RH की वैल्यू कितनी आ गई, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। नहीं समझ में आया, बताते, देखो मेरे को E1 निकालना है तो मेरे को RH की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मेरे को E1 पता है, तो RH क्या होगा, 1/1 यानी कि पहला, तो 1 का स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल इज इक्वल टू -RH, ये तो पूरा 1 हो गया, माइनस से माइनस मर गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। अब इसको उठा के अगर आप दूसरे में पुट करोगे, जैसे कि E2 निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10 की पावर -18, 1 अपॉन यहां पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो E2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.545 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ठीक है, कैसे आती है वो सब वैल्यू हम देखेंगे कैलकुलेट करके। एक और बात यहां पे सबसे खास, और यहां पे हम लोग खत्म करेंगे, उसने एक मस्त बात बोल के चला गया वो बंदा की, जैसे कि मान लो ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, एटम, उसने बोला कि जो फर्स्ट एनर्जी रहेगी या जो फर्स्ट शेल रहेगा वो होगा उस इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट। क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। क्या होगा, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब जैसे कि आसान भाषा में अगर बिल्डिंग के रूप से बात करें तो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, बस उसी प्रकार से। तो ये होगा उसका ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ये सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के। ये होगा उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब कि उसके ऊपर वाला एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो सर अगर दूसरा फ्लोर रहा तो उसका मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आपसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये बोलेगा कि बताओ ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या है, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या है।
वो होती है 1। ठीक है, ये तो सबको पता रहता है। सवाल आपसे ये पूछेगा, बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या है। लोग बड़े खुशी से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यस मतलब 2 होगा, जैसे ही 2 लिख के आते नंबर में ले जाते हैं। भैया n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3। रीजन, इसके बाहर जो आएगा वही तो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 3। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी, 3। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी एक्साइटेड स्टेट पूछे उसमें +1 कर देना। अगर मैं बोलूं 7 एक्साइटेड स्टेट की, 7th एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए 8, राइट। अगर मैं बोलूं 100th एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 101। तो इतनी सी बातें सब बताई गई और आगे और चर्चा होगी इसके ऊपर। तो इतनी बातें उसने बता दी, इतनी बातें उसने बता दी, ठीक है। अब इसके बाद 2 और बातें आती है, वो भी कर लेते हैं। आपने मेरे को किसी ने पूछा नहीं कि सर आर तो समझ में आता है, ये एच क्यों लिखा नीचे। तो भैया बात वो है, एच इसलिए लिखा बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की। तो ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो सिर्फ किसके लिए, सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। माइक चलो ना, सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। तो सर बाकी लोग के लिए है ना, बिल्कुल है। आइए देखते हैं क्या है बाकी लोग के लिए। चलो क्या है बाकी लोग के लिए सर। तो भैया बाकी लोग के लिए है कि बोहर मॉडल अप्लाइड होता है हाइड्रोजन स्पीशीज। सबसे पहले ही बताया था कि जैसे कि He+ हो गया, Li+2, बेरिलियम+2, तो इनके बेरिलियम+3, तो इनके लिए भी तो कुछ एनर्जी की वैल्यू आनी चाहिए ना। तो वहां पे उसने एनर्जी की ये वैल्यू दी कि E फॉर एनी सब्सटेंस, जैसे कि En का मेरे को वैल्यू निकालना है, इनमें से n क्या है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो वो आती है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 z² अपॉन n², z² अपॉन n²। ध्यान से देखना, 2 बातें कनेक्ट करूंगा, एकदम बैठ जाएगा कि हाँ भाई साहब इतना इसने दिमाग चलाया रहेगा। अब हाइड्रोजन पे आते सबसे पहला, कि हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का Z कितना होता है, 1 होता है। Z यानी कि एटॉमिक नंबर 1 होता है। और ठीक है, हाइड्रोजन की हमने बात कर ली, Z कितना होता है, 1 होता है। ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, Z की वहां पे 1 का स्क्वायर अपॉन n², कितना आ जाएगा, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, 1 अपॉन n²। क्या ये कुछ याद आ रहा है, यही तो फॉर्मूला है। यहां पे ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। तो En की वैल्यू कितनी आ गई, -RH 1 अपॉन n²। तो ये जो फॉर्मूला आता है ये यहां से आता है, ये जो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला आता है ना कि 1 अपॉन n², ये यहां से आता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम रिलेशन देखें तो मेरे को दिख रहा है En प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन n² के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। कि इसका मतलब जैसे जैसे मैं n बढ़ाऊंगा वैसे वैसे E कम होते जाएगा। E कम होना मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी। क्लियर, ये 2 बातें थी इसमें पूरे जानने की। सर अब ये बताओ, आप यहां पे Z क्यों लिया। भैया Z इसी लिया कि मान लो जैसे कि मैंने हीलियम की बात कर रहा हूं, He+ की मैं बात कर रहा हूं, तो जब He+ की हम बात कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। जब He+ की, सॉरी मेरा मतलब मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि हाँ बंद करके इसके लिए He+, लेकिन वो है क्या, हीलियम ही तो है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो यहां पे ये वैल्यू अलग हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगी, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, 2 का स्क्वायर अपॉन n²। तो En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, 4 अपॉन n²। ये यहां पे देखो, इसीलिए
ठीक है, तो जैसे कि अगर लिथियम लिया तो लिथियम का कितना होता है 3 एटॉमिक नंबर, तो 3 3 9, बेरिलियम लिया 4 4 4 16, ठीक है। इसीलिए क्या लिया हमने अलग अलग z स्क्वायर रख दिया अपॉन n स्क्वायर। और कुछ बातें सर इसमें बताने लायक? जी बिल्कुल है, और कुछ बातें, जैसे अगर मेरे को रेडियस निकालना है कोई भी स्पीशीज का, मेरे को अगर रेडियस निकालना है, कोई भी स्पीशीज का क्या निकालना है, अगर मेरे को रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस क्या आएगा, तो वो आ जाएगा आर एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगा 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। वापस दो बातें कनेक्ट करते हैं, चलो। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, जेड कितना होता है हाइड्रोजन का, ये वैल्यू उधर पुट करो, ये वैल्यू को क्या हमने ए नॉट कहा था, तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, और ये होता है पिकोमीटर में, ये भी किसमें है, पिकोमीटर में। कुछ दिखा? तो भैया उसने निकाला था ये फॉर्मूला, और हाइड्रोजन के लिए निकालना था तो उसने जेड की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया, ऐसे। दूसरी बात यह है कि जो आर एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, कि मतलब जैसे जैसे एन बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है भैया कि अगर जैसे जैसे हम एन की वैल्यू शेल बढ़ाते जाएंगे 2 3 4 5 6, तो भैया न्यूक्लियस से, मान लो मेरा मुंडी न्यूक्लियस है, मान लो कि ऐसा, ठीक है, तो यहां से 2 3 4 5 6, तो मेरे मुंडी से ये जो दूरी है ये तो बढ़ गई है ना, बस यही बात उसने बताई थी। अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेलोसिटी की उसने बात की थी। वेलोसिटी का आपके टेक्स्ट में सीधा साधा स्टेटमेंट लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि जैसे जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे किसी इलेक्ट्रॉन की, वैसे वैसे z क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, कि अगर z अगर तुमने डिक्रीज कर रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, बस ये बात है। वो इतना उसमें सवाल नहीं आते, सवाल इसमें आते हैं, n की वैल्यू, r की, e की वैल्यू में आते हैं, उन सब में आते हैं। तो इतना कर लीजिए, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज का वीडियो लंबा भी है बिकॉज 50th वीडियो है, तो कुछ बड़ा होना चाहिए ना।